वेलकम स्टूडेंट्स, द प्रेप हैक चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो जीएस का पोर्शन होता है उसको यहाँ पर हम पूरा कवर करा रहे हैं। चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हों, रेलवे का, एसएससी, बैंकिंग या और भी मान के चलते हैं जो बिहार एग्जाम्स होते हैं, बिहार से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन, बीएसएससी, एडीयू, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें जीएस पोर्शन से प्रश्न आता है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया आपको कवर कराया जा रहा है। और जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे या बाद में हमसे जुड़ेंगे उनको ये बता दें कि आपको प्रेप हैक चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि जो भी वीडियोज यहाँ से जाएंगी आप तक समय से पहुँचेंगी, आप उसको आप देख पाएंगे पंक्चुअलिटी के साथ। दूसरी चीज़ ये बता दूं कि प्लेलिस्ट में पहले से भी बहुत सारे वीडियोज हर सेक्शन के पड़े हुए हैं। साइंस का आपका सेक्शन है, इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, इकोनॉमी, बाकी सब सब्जेक्ट वहाँ पर ऑलरेडी है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, एग्जाम की जो नीड होती है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे आते हैं उस प्रश्न का नेचर क्या है, स्टैंडर्ड क्या होता है, और एग्जाम की नीड को फुलफिल करते हुए हमने ये क्लासेज आपको देनी शुरू की है, प्रोवाइड करनी शुरू की है। तो आपको क्या करना है, पहले PYQ आपने अगर नहीं देखा है तो PYQ देखिए, सिलेबस देखिए, और सिलेबस के बाद आपको खुद पता चलेगा कि जो भी यहाँ से मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आपके काम का है या नहीं है। पूरा आशा है और पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर लगातार क्लास कीजिएगा तो अब जो कॉन्सेप्चुअल नेचर का प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपका नहीं छूटेगा, वो हम यहाँ से ही कवर करा देंगे। बस समझते चलना है, जो फैक्ट्स काम के होते हैं वो साथ में क्लास के साथ ही आपको हम ओरिएंट करते चलते हैं। बस ये काम करना है, डेली हमारे साथ जुड़ना है और पंक्चुअलिटी के साथ इसको मेंटेन करके रखना है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। पहले ध्यान रखना है, इससे पहले का जो भी क्लास आपका छूटा है प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि क्रोनोलॉजी आपका क्लियर होगा। और यहाँ पर हमने हिस्टोरिकल एलिमेंट, हिस्ट्री के साथ एक कहानी के रूप में फॉर्म करके आपको हमने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो आप देखेंगे जरूर। चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, जिसको हम गुप्ता पीरियड के नाम से जानते हैं। गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना, इससे पहले हमने ऑलरेडी आपको पोस्ट मौर्य आपको करा दिया है, पोस्ट मौर्य के सभी एस्पेक्ट से आपको हमने परिचित करा दिया था। अब हम चलते हैं गुप्ता पीरियड में। यहाँ जो टाइम पीरियड दिया गया 320 to 550 CE मतलब कॉमन एरा। यहाँ पर भी CE होगा, छूटा हुआ है, लिख देना है, कॉमन एरा होगा। कॉमन एरा का मतलब होता है, NCERT में पहले क्या होता था, पहले AD और BC का हम प्रयोग करते थे, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी की हम चर्चा करते थे। बाद में कन्वेंशन हुआ, कहा कि नहीं, ये औपनिवेशिक विरासत को शो करता है, किसी भी धर्म विशेष को फोकस करके यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो हुआ कि नहीं, ऐसा टाइमलाइन लेना है जिसमें किसी धर्म या किसी भी अन्य समुदाय को दिक्कत ना हो। तो बिफोर कॉमन एरा BCE पहले के काल के लिए किया गया, CE कॉमन एरा मतलब AD के लिए उपयुक्त प्रयोग किया गया, और एट प्रेजेंट अभी जो चल रहा है कंटेम्प्रेरी, उसको एट प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है। हमने शुरुआत में आपको ये सूचना दी थी। यहाँ पर देखिए कि इसका पूरा हिस्ट्री क्या है गुप्ता पीरियड का, इसका लीगेसी क्या है, रूलर्स कौन कौन होंगे, इनका कल्चर क्या क्या होगा, ठीक है, ये पूरा इसको देखना है। तो पहले हम मैप देखेंगे। यहाँ गुप्ता एम्पायर के बारे में है, इसको क्लासिकल एरा कहा जाता है। नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में पीक पर ये रहेगा, ठीक है। और इस काल में चूंकि जो गुप्ता पीरियड है, इस काल में प्रोस्पेरिटी दोबारा बढ़ेगी। इससे पहले का जो हम बता रहे थे पोस्ट मौर्य में, वहाँ विभिन्न प्रकार के डायनेस्टी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आपको नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में बहुत ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज काफ़ी अधिक बढ़ी हुई थी। कोई एक राजा ऐसा नहीं था जो स्टेबल था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किंग शासन कर रहे थे। फ्यूडल सिस्टम का एक बहुत बड़ा आपको एक चैन देखने को मिल रहा था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफ़ी यहाँ पर डिक्लाइन कर चुकी थी और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूलर शासन कर रहे थे। मतलब भारत में फिर से एकता का अभाव हो चुका था, यूनिटी का अभाव हो चुका था। यही कारण है कि भारत में बार बार जो फॉरेन इन्वेडर्स है वो अटैक कर रहे थे। ये पूरा हमने आपको दिखाया था। अब इसमें एक बार फिर मैप पर ध्यान देना है। ये गुप्ता पीरियड का मैप है। देखिए गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया को पूरा यहाँ पर संभाले हुए है। फिर से देखिएगा जो इंडो ग्रीक या हम बता रहे थे, बैक्ट्रियन की हम चर्चा कर रहे थे, ये पर्सियन की हम पल्लव की चर्चा कर रहे थे, शक की चर्चा कर रहे थे, कुषाण की चर्चा कर रहे थे। उन जगहों को फिर से किसने, गुप्ता एम्पायर ने फिर उसको भर दिया। पूरा का पूरा आप देखेंगे नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा जो एरिया है गुप्ता एम्पायर से भरा हुआ है। इसका अर्थ है कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में फिर से एक शासक काफी शक्तिशाली हो जाएगा जिसका नाम होगा गुप्ता एम्पायर।
गुप्ता एम्पायर के समय चूंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सिल्क रूट का विकास कुषाण डायनेस्टी के समय हो चुका है, तो ऑलरेडी एक सिल्क रूट हमारा बना हुआ है, मतलब नॉर्थ पथ, उत्तरा पथ जिसकी हम चर्चा करते हैं, दक्षिणा पथ की चर्चा करते हैं, ये ट्रेड रूट ऑलरेडी यहां पर इनरिच हो चुके हैं। इसका फायदा गुप्ता एम्पायर को मिलेगा। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बढ़िया ये कर लेंगे, राजा थोड़ा योग्य होगा, एलिजिबल किंग आएंगे, पावरफुल किंग आएंगे और विजनरी किंग आएंगे, जिसके कारण गुप्ता एम्पायर में फिर से देखेंगे नॉर्थ इंडिया प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ेगा और इसको हम गोल्डन फेज के नाम से भी जानेंगे। पहले मैप आपको दिखाता हूं। साउथ इंडिया में देखिएगा तो साउथ इंडिया के जहां पर सातवाहन थे वहां वाकाटक डायनेस्टी, इधर पर नाग डायनेस्टी की चर्चा होगी। बाकी यहां इस साउथ में जाएंगे एकदम तो यहां पर पल्लव डायनेस्टी जो तुम्हारा ये चर्चा करेंगे, तो हम ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट की तरफ मान के चलते हैं। चोला, चेरा, पांड्या ऑलरेडी यहां पर रहेगा, ये सब डायनेस्टी साउथ का है। नॉर्थ इंडिया का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुप्ता एम्पायर में। अब यहां पर एक और मैप देखिए, यहां पर गुप्ता एम्पायर का इनिशियल फेज में छोटे से क्षेत्र में शासन करेगा, बाद में अलग अलग युद्ध के कारण, युद्ध जीतने का कारण, समुद्र को नेपोलियन भी कहा जा रहा है, तो बहुत सारे युद्ध को जीतेगा नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में। इसका टेरिटरी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, यहां तक पहुंच जाना है। साउथ इंडिया के यहां पर जब वेस्टर्न की चर्चा, ईस्टर्न की चर्चा करेंगे तो ईस्टर्न इंडिया में प्रागज्योतिषपुर जिसका असम अभी नाम है, वहां तक इसका शासन रूल यहां पर बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री यहां तक इसकी पहुंचेगी। दूसरा देखिए कि यहां पर फिर हम नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में चलेंगे तो पाकिस्तान में जो अभी तकसीला है, पाकिस्तान के टिप पॉइंट मतलब पामीर नोट जिसकी हम चर्चा करते हैं, हिंदू कुश रीजन तक इनका साम्राज्य फैलेगा, लेकिन यहाँ का शासन व्यवस्था थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अशोक के समय जो व्यवस्था थी इसी व्यवस्था को ये भी जारी रखेंगे और इनका पूरा का पूरा एरिया, जिस एरिया में ये कब्जा करेंगे उस एरिया में प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा हार्ड रूल के साथ यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। यही कारण है कि गुप्ता एम्पायर के समय थोड़ा प्रोस्पेरिटी बढ़ेगा, जनता के बीच में प्रोस्पेरिटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अधिक इनरोल हो रहे हैं, तो इससे राजा जो है ज्यादा पावरफुल होगा। अब यहां पर गुप्ता का इंट्रोडक्शन देखिए। द गुप्ता डायनेस्टी रूल फ्रॉम अराउंड 320 टू 550 सी, कॉमन एरा के बीच में। इसमें इसको इंडिया का गोल्डन एज के नाम से आता है। क्यों? क्योंकि इस काल में आर्ट का, साइंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। मतलब आर्ट के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में गुप्ता एम्पायर में काफी प्रगति देखने की मिलेगी, प्रोग्रेस यहां पर होगा। दूसरा देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आपको बहुत सारा यहां पर देखेंगे डेवलपमेंट का काम होगा। मतलब ये इस काल में चूंकि इनके हम मान सकते हैं कि वोलाटाइल वे में अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ यहां पर कल्चर का डेवलपमेंट होने को मिलता है। यही कारण है कि इसको हमको गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड के नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। यहां देखिए श्रीगुप्त इसका जो फाउंडर मेंबर रहेगा। स्थानीय पहले एक रूलर रहता है, पहले फ्यूडल सिस्टम में रहेगा, पोस्ट मौर्यज के स्थानीय रूलर है और इसने क्या किया था, एक छोटे से एरिया को इनक्रोच करके वहां पर श्रीगुप्त ने क्या किया था, गुप्ता डायनेस्टी के स्टार्ट की। जो भी फाउंडर मेंबर होता है उसके पास अधिक समय नहीं होता है, अधिक उसके पास संसाधन नहीं होगा, तो जो भी लिमिट रिसोर्सेज है उसी को आधार बनाकर ये क्या करेंगे, शुरुआती तौर पर एक वंश या डायनेस्टी की स्थापना कर देंगे। श्रीगुप्त के बाद इसका एक पुत्र होता है, उसका नाम है घटोत्कच। ये भीम का पुत्र घटोत्कच नहीं है, अलग है घटोत्कच। ये भी क्या करेगा, श्रीगुप्ता के जो पॉलिटिकल जो भी वो इनक्रोच करता है, कंकर्ड एरिया करता है, उस रीजन को ये बनाए रखेगा, मेंटेन बनाए रखेगा। उसके समय विशेष यहां पर नहीं होता है, बस धीरे धीरे वो रैपिडली क्या करते हैं, बहुत सारे एरिया को, इस पार्ट के, इस सबकॉन्टिनेंट के बहुत सारे एरिया को जीतना शुरू करेगा। इसका अर्थ है कि गुप्ता एम्पायर विजनरी रहेंगे, गुप्ता एम्पायर के पास कुछ ना कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज अधिक रहा होगा, क्योंकि आसपास के अन्य पॉलिटिकल जो भी किंग रहे होंगे उनके पास रिसोर्सेज का अभाव रहा, तभी गुप्ता पीरियड के, गुप्ता के आरंभिक जो इनिशियल फेज के जो किंग्स होंगे, रूलर्स होंगे, वो उस पर अटैक करेंगे, उस एरिया को क्या करेंगे, जीतेंगे, कॉन्कर्ड करेंगे। यहां देखिए दिस पीरियड सॉ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कल्चरल एंड रिलीजियस टॉलरेंस। यहां पर देखिए, यहां पर जो एक शब्द मिल रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, आपको जब हम आपको हम पोस्ट मौर्य पढ़ा रहे थे, आपको हमने बताया था कि नॉर्थ और साउथ इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज का शासन है और लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, एरिया को, रीजन को कंकर्ड करने के लिए, रिसोर्सेज पर अपना रिच बनाने के लिए लगातार उनमें क्या होगा, झगड़ा होगा, कर्लिंग का वो पूरा मोड रहेगा। और जहां भी शांति नहीं है, अगर बहुत अधिक युद्ध या लड़ाई बैटल्स हो रहे हैं, तो उस काल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाता है, डिक्लाइन होता है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के लिए एक शांतिपूर्ण व्यवस्था का होना काफी आवश्यक होता है। तो यहां पर एसेंशियल जो चीजें हैं उनको मौजूद नहीं हो पाएंगी, तो वहां पर देखिएगा व्यापार वाणिज्य में डिक्लाइन होगा। यही कारण है कि वहां पर मिंट जो सिक्का देखेंगे, सिक्का के स्तर में भी गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन इस काल में चूंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, इसके कारण क्या होता है, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। व्यापार वाणिज्य जब अपने क्षेत्र में होगा तो वहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो राजा का खजाना जो है वो भरेगा। मतलब
यहां पर राजा काफी प्रोस्पेरिटी हो जाए, राजा बहुत ही समृद्ध होगा, और जब राजा समृद्ध होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसमें ज्यादा वो खर्च पड़ पाएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा, मिलिट्री को एक्सेस ज्यादा कर पाएगा, हर क्षेत्र में डायनेमिक फील्ड में राजा क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करने को रेडी रहेगा, क्योंकि उसके पास पहले से भी जो उसका खजाना है वो ट्रेजर जो है भरा हुआ है, ये ध्यान रखना है। फिर चूंकि जब ट्रेजर ऑलरेडी भरा हुआ है तो उस पैसे की कमी नहीं है, तो कल्चरल फ्लोसिंग होगा। जब शांति का काल होता है तो कल्चरल मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के स्थापना, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट देखा जाएगा, मंदिर का निर्माण होगा, मूर्ति कला का विकास होगा, साहित्य लिटरेचर का विकास होगा। तो कल्चरल मूवमेंट क्यों होंगे? क्योंकि प्रोस्पेरिटी राज्य में है, राजा भी विजनरी है और राजा व्यक्तिगत तौर पर आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट ले रहा है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। फिर देखिएगा रिलीजियस टॉलरेंस, क्योंकि इस धर्म में ऑलरेडी इस राज्य में विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, मल्टीपल रिलीजियस जो क्लैंस है उनके बीच में भी राजा क्या करता है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, उनके साथ अच्छा बिहेव रखेगा और सबको लेकर चलेगा। सबका साथ सबका विकास वाला जो अभी नारा दिया जा रहा है, यह गुप्ता के पीरियड से उसको आप क्या करते हैं, रिलेट कर सकते हैं। यही कारण है कि धार्मिक उन्माद का समय वहां नहीं रहेगा और हर धर्म को साथ में लेकर राजा आगे बढ़ेगा। सभी धर्म के लोगों को जब आश्रय देगा तो बहुत धर्म को मानने वाले जो उसके शिष्य होंगे वो भी राजा का एक, जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही योग्य प्रजा के रूप में उनकी भी वहां पर पहुंच होगी और सारे प्रजा जो है राजा को टैक्स दे रहा होगा। जब टैक्सेशन का इतना इनॉर्मस अमाउंट राजा के पास आएगा तो उसका ट्रेजर भरा रहेगा, उस ट्रेजर का यूज विभिन्न प्रकार के सेक्टर में करेगा। युद्ध में जीत रहा है, एरिया देखेंगे कॉन्कर्ड भी कर रहा है, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, राज्य की जनता भी सुखी है, तो राजा ऑलरेडी प्रोग्रेसिव है, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, यहां पर टाइम लाइन मैंने एक साथ दे दिया है। तो सबसे पहले अर्ली गुप्ता 320 to 325 में यहां पर राइज होगा, अंडर होगा चंद्रगुप्त वन के समय में, इसको रियल फाउंडर बोला जाता है। चंद्रगुप्त वन जो है रियल फाउंडर है, उससे पहले जो है फाउंडर तो है लेकिन उनको उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है या उनके पास उतना अधिक रिसोर्सेज नहीं होता है। तो शुरुआती तौर में क्या करेंगे, एरिया कंकर्ड करके अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेंगे। उसको डेवलप कौन करेगा, उस संसाधन के बल पर अर्ली गुप्ताज के राजा जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद गोल्डन एज को पीक है जो मैच्योर फेज की चर्चा करेंगे, ये 375 बीसी से 455 सीई तक होगा। यहां पर सीई लिखना है, ठीक है, कॉमन एरा में। समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त दो, जिसको विक्रमादित्य के नाम से कहते हैं, इन दोनों राजा शासकों के समय इसका एरिया साउथ इंडिया में भी डेवलप करेगा, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट को भी जीतेगा, आपके ईस्टर्न पार्ट को भी जीतेगा। तो बहुत सारे एरिया को कंकर्ड करेगा, जीतेगा, तो उस सब में एडमिनिस्ट्रेशन को लागू करेगा, इंप्लीमेंट करेगा उन सभी मशीनरी को, जिससे राज्य का इनकम बढ़ पाए। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मैच्योर फेज की चर्चा करेंगे। इसी फेज में देखेंगे आर्ट एंड कल्चर को लेकर काफी डेवलपमेंट देखने को आपको मिलेगा। मंदिर निर्माण किया जाएगा, बहुत सारे टेंपल बिल्ड किए जाएंगे, अलग अलग कलाओं का यहां पर आपको नमूना देखने को मिलेगा। लिटरेचर के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अधिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कोर्टियर जो रहेंगे वो विद्वानों को संरक्षण राजा दे रहा। अपने कोर्ट में ऐसे ऐसे स्कॉलर्स को रखेंगे जिनका योगदान समाज और राज्य दोनों के लिए काफी अधिक रहना है, ठीक है। डिक्लाइन फेज लास्ट में 455 टू 550 सी तक। इस बीच में क्या होता है कि नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट से हूनों का अटैक होता है। हून भी क्या है, फॉरेन इन्वेडर्स है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया का नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ही एक ऐसा पार्ट है जहां से बार बार अटैक हो सकते हैं। आपके एवरेस्ट साइड में नॉर्थ पार्ट से तो एवरेस्ट है, पहाड़ का एक श्रृंखला है, वहां से अटैक होना नहीं है। बाकी बे ऑफ बंगाल से भी नहीं होना है और यहां पर अरेबियन सी से भी नहीं होना है, उधर अलग डायनेस्टी चल रहा है। तो जो भी एरिया हमारा जो स्थलीय मार्ग जुड़ा हुआ है, तो वो जो लैंड जो खुला ओपन एरिया है वो हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, वहीं से बार बार इन्वेड होगा। तो हून अटैक होगा। हून अटैक के कारण चूंकि यहाँ के जो रूलर्स होंगे वो पहले की तरफ योग्य नहीं होंगे, वीक रूलर्स होंगे, इनके पास विजन नहीं होगा और किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन को बांध के चलना है, बाउंड अप की इनके पास नॉलेज नहीं होगी। यही कारण है कि देखिएगा लास्ट फेज में धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू होगा। मल्टीपल कॉजेज है, किसी एक कॉज को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि राजा जब भी योग्य नहीं होता है, राजा अगर अयोग्य निकला तो उसके बाद देखिए अगर आपके हाथ में परमाणु बम दे दिया जाए, परमाणु बम का यूज कैसे करना है, कहां छोड़ना है वो आपको नहीं आता है, तो हो सकता है परमाणु बम अपने ही जगह आप छोड़ देंगे, अपना ही देश बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब जब तक योग्यता नहीं, योग्यता के अभाव के बिना कोई भी कितना भी संसाधन आपको दिया जाए, अगर संसाधन का यूटिलाइज करने आपको नहीं आता है तो क्या होगा, संसाधन आपका बेकार चला जाएगा और इस संसाधन का लाभ अन्य लोग आपके लेंगे। यही इस फेज में देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए प्रोमिनेंट एम्पेरर्स कौन है
शासक कौन, रूलर्स कौन है, उनका अचीवमेंट क्या है। चंद्रगुप्त 1 320 टू 335 सी कॉमन एरा तक शासन करेगा। इसने एम्पायर को रियल मामले में फाउंडेड किया। क्यों फाउंडर इसको क्यों बोला जाएगा, यहां ध्यान रखें। चंद्रगुप्त प्रथम दो काम करेगा, एक तो एरिया पर विभिन्न प्रकार के शासकों जो अपना नेबर कंट्रीज है या नेबर जो रूलर्स है उन पर अटैक करेगा, उनके एरिया को कंकर करेगा, डिफीट करेगा, हराएगा, और उस क्षेत्र में क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपना लागू कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा कि ये मैरिज अलायंस के जरिए लिच्छवी गणराज्य की जो प्रिंसेस है उससे शादी करेगा, मतलब अपने आस पड़ोस के वैसे शासक जिससे लगातार युद्ध में फंसे रहने की संभावना है, हो सकता है इनको हानि हो सकती थी, उसको दूर करने के लिए मैरिज अलायंस का सहारा लेंगे, वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करेंगे। इनका एक परमानेंट शत्रु क्या होता है, वैवाहिक संबंध के कारण मित्र बन चुका है, और मैं अब क्या करना है, उनका यूज दो प्रकार से करेंगे। कहीं और अटैक करना होगा तो उनकी सेना को भी अपने साथ ले लेंगे, तो एक मल्टीपल इनके पास दो ऑप्शन हो गया। एक तो क्या होगा, जिस राज्य से इनका वैवाहिक संबंध होगा उसका सपोर्ट इनको मिलेगा। दूसरा, उस एरिया से इनके ऊपर खतरा, इन ऊपर अटैक होने का जो खतरा हमेशा बना रहता था वो अपने आप टल जाएगा। तो ये काम ये करेगा। समुद्रगुप्त आएंगे 335 टू 375 सी तक। ये क्या करेंगे, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्मिथ महोदय ने कहा है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है आज के संदर्भ में हम इसको चेंज करेंगे। अगर हिस्टोग्राफी का प्रश्न आता तो इसमें थोड़ा मैं विशेष आपको बताता, लेकिन आपके काम का हिस्टोग्राफी नहीं है तो इसको यहीं पर मैं छोड़ रहा हूं। आगे देखिए, इसने क्या किया था, चूंकि यहां पर चंद्रगुप्त वन ने एक बेस क्लियर कर दिया, एक बेस बनाया, उस बेस का लाभ लेकर ये समुद्रगुप्त क्या करेगा, बहुत सारे क्षेत्र को जीतेगा। इंडस रिवर से लेके बंगाल, ठीक है, बंगाल तक, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी तक के एरिया को कंकर्ड जीतने में इसकी भूमिका रहेगी। इसके बारे में कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया के 9 राज्यों को और साउथ इंडिया के 12 राज्यों को इसने जीता था। इसकी बहुत अधिक स्पष्ट नीति थी, जो इसके पॉलिटिकल बाउंड्री के नजदीक जो भी नेबरिंग जो रूलर रहेंगे उसके क्षेत्र को डायरेक्ट ही एक्सेस कर लेगा, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्लीमेंट कर देगा। बाकी जो एरिया दूर रहेगा वहां पर उनको, उस राजा को जीत कर उस पर टैक्स क्या करेगा, इंपोज करके उनको फ्री कर देगा। बहुत दूरस्थ का जो राजा एरिया है उसको हरा कर उसको मर्सी करके छोड़ देगा, और उससे ये खाली स्वीकार करवा लेगा कि भविष्य में कभी भी गुप्ता पीरियड पर या गुप्ता के सीमा से तुमको दूर रहना है, और हो सकता है तो कुछ मात्रा में टैक्सेस भी उस पर इंपोज करने की कोशिश करेगा। तो 3-4 प्रकार की नीति, मल्टीपल यहां पर रूल्स बनाए जाएंगे, क्योंकि गुप्ता एम्पायर को यह पता था कि साउथ इंडिया के मतलब साउदर्न मोस्ट एरिया पर जाके डायरेक्ट यहां पर रूल नहीं किया जा सकता है। तो इसने 3 प्रकार के ऑप्शंस क्रिएट किए, इस ऑप्शंस का लाभ इसको मिलेगा। ये कौन करेगा, समुद्रगुप्त करेगा। अब आते हैं चंद्रगुप्त 2, इसका नाम हम विक्रमादित्य है, फेमस विक्रमादित्य के नाम से इसको जाना जाएगा। 375 से 415 सी तक इसका एरा है। इसने वेस्टर्न क्षत्रप को हराया था। वेस्टर्न क्षत्रप को आप याद रखिएगा, हमने आपको पहले बताया था कि भारत के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में कई ऐसे शासक आके इन्वेड कर रहे हैं, शासन करना शुरू कर रहे हैं। उसमें एक था पल्लव भी वहां पर शासन कर रहे थे, पर्थियंस भी वहां शासन कर रहे थे, कुछ एरिया में शक शासक भी रह रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह वो समाप्त हो गए थे, कुछ एरिया में ट्रुप बना के वो रह रहे थे। तो उनको पराजित करके, जैसे देखिए मैत्रेय, एक जगह का नाम मैत्रेय है जो गुजरात और आसपास के बलूचिस्तान के एरिया में बनकर शासन करेंगे, उनको डिफीट करके हरा के उस एरिया को फिर से कंकर्ड कौन करेगा, ये करेगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर ये क्या करेगा, अपने दरबार में नवरत्न रखेगा, जैसे अकबर बाद में इसी का कॉपी करता है। तो इसके दरबार में विभिन्न प्रकार के स्कॉलर्स रहेंगे, कॉटियर रहेंगे, और इनके द्वारा साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, इस सभी मामलों, लिटरेचर, इन सभी में, पोएट, इन सभी में एक विशेष योगदान देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय एक प्रकार का आर्ट एंड कल्चर के प्रति काफी डोमिनेंट किंग है। उसकी इच्छा है कि राज्य में आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हो सके। रिसोर्सेज ऑलरेडी उसके पास है, उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो यही कारण है कि यहां पर देखिएगा इसके दरबार में या इसके समय में आर्ट एंड कल्चर का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अब आते हैं स्कंदगुप्त 455 से लेके 467 सी तक कॉमन एरा। देखिए इसके समय हून, जो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में पहले कमजोर हो चुके थे, चूंकि ये शासक थोड़ा कमजोर हो चुका है, इसके समय में क्या होगा, हून अटैक्स हो जाएंगे। मतलब नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट से हूनों ने फिर से अटैक किया और इनके नॉर्दर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल बाउंड्री को तोड़ना शुरू कर दिया और स्थानीय कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब डिक्लाइनिंग फेज देखा जाएगा, ये डिक्लाइन फेज है और यहां का रूलर्स फिर से क्या होंगे, पहले की जगह, पहले की स्थिति के लायक नहीं रहेंगे, उतना मजबूत नहीं है ना, उनका इतना विजन है क्लियर है। तो ऐसे शासकों के समय फिर से अपना छोटा छोटा एरिया इनका टूटना शुरू होगा और अंततः देखेंगे कि लास्ट में लेटर गुप्ताज
मगध तक सीमित रह जाएंगे। बालागित्त द्वितीय की हम चर्चा करेंगे, परवर्ती शासक गुप्त के रूप में उसकी हम चर्चा करेंगे। मतलब फिर से इनका डिक्लाइन होना शुरू होगा, जहां से शुरू किए थे वहीं पर लास्ट में जाके संकुचित हो जाएंगे। इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे ऊपर राजा, राजा का जो प्रधानमंत्री अमात्य बोलेंगे, अमात्य और राजा के दोनों के बीच में मंत्री एक महा दंडनायक होगा, जिसका काम होगा रूल एंड लॉ को देखना, रूल एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। किंगडम में देखिएगा प्रोविंस से बटेगा, राज्य जो प्रोविंस में बटेगा इसको भुक्ति कहा जाएगा। इसका गवर्नर ऊपरी का कहा जाएगा। कभी कभी इसमें कुमारपति मतलब हो सकता है राजा के बेटा, अपना जो प्रिंस है उसकी नियुक्ति की जाएगी ताकि उसको सिखाया जा सके, वो ट्रेनिंग ले पाए, क्योंकि आगे उसको शासक बनना है। फिर ये जो भुक्तिज है उसको विषय, जिसको जिला बोलते हैं, जिला में बांटा जाएगा। इसको किसके अंदर में, विषयपति के अंदर में काम करेगा। फिर विषय को और छोटे छोटे क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट को और छोटे छोटे क्षेत्र में विलेज में बांटा जाएगा। कभी कभी 200 विलेज का भी गांव होगा, इसको पेठ बोलेंगे। तो अलग अलग संरचना का डेवलपमेंट यहां पर करेगा। हायरार्की में विलेज हेडमैन के द्वारा इसका शासन किया जाएगा। सेंट्रलाइज मोनार्की है, किंग सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होगा। इसके बाद इसके अंदर में पॉलिटिकल मिलिट्री होगा, जुडिशियल पावर सब लास्ट में किसके पास होगा, किंग के पास होगा। किंग अपनी सहायता के लिए एक अमात्य की रक्षा, जो मान लेते हैं अभी के समय प्राइम मिनिस्टर टाइप का होगा, तो प्राइम मिनिस्टर को अपने सलाह और सुरक्षा के लिए रखेगा। सलाह के उनके सलाह मंत्री परिषद के सलाह से विभिन्न प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लियर करके एक प्रकार का हायरार्की क्रिएट करेगा। दूसरा लैंड ग्रांट, जो अग्रहार है मतलब कुछ भूमि को दान देगा, ब्राह्मणों को दान देगा। कुछ फ्यूडल फाउंडेशंस है, मतलब अपने राज्य के अंदर में कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे राजा हैं, उनको क्या करेगा, फ्यूडल सिस्टम के अंदर रखेगा। उनके सामंत है, जब मेन किसी भी राज्य से इसका युद्ध होगा तो फ्यूडल अपना मिलिट्री सपोर्ट उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो राजा उनको जमीन भी देगा, उनको कुछ अधिकार भी देगा। इसी प्रकार देखिएगा तो प्रोविंस से जो भुक्तिज है इसको डिस्ट्रिक्ट में विषय में बांटा जाएगा, विषय को गांव में बांटा जाएगा, और अलग अलग प्रशासन को संचालित करने का काम गुप्ता एम्पायर के समय किया जाएगा। मतलब पहले जो हम अशोक की चर्चा करते थे, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करते हैं, तो सेंट्रलाइज पावर ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां उतना सेंट्रलाइज पावर नहीं, राजा सिर्फ केंद्रीय जो राजधानी के आसपास, कैपिटल के आसपास का क्षेत्र है उस पर विशेष फोकस करेगा। बाकी दूरस्थ क्षेत्र को फ्यूडल के अंदर में दे देगा, उन पर एक टैक्स इंपोज करेगा कि इतना मात्रा में हमको तुमको टैक्स जमा करना है, बाकी शासन प्रशासन रूल एंड लॉ तुम मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवस्था क्रिएट करेगा गुप्ता एम्पायर के समय। फिर लोकल जो गांव इलाका है वो ऑटोनोमस होगा, अपने प्रकार का व्यवस्था जारी करेगा, अपने प्रकार की व्यवस्था को शासन चलाने के लिए जारी करेगा। बस उसका नियंत्रण क्या करेगा, अलग अलग अधिकारियों के द्वारा उसको नियंत्रित करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष कुछ ज्यादा ये फोकस नहीं कर पाता, वहां से जो भी संसाधन आ पाएंगे उसका यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। फिर जो इसके दरबार, इसके समय में सबसे अधिक व्यापार, ट्रेड एग्रीमेंट बहुत अधिक है, ट्रेड्स हो रहे हैं, अलग अलग व्यापारी का समूह जिसको गिल्ड कहा जा रहा है, श्रेणी कहा रहा है, उनके लिए विशेष व्यवस्था करेगा। गिल्ड्स को, विलेज असेंबली को, लोग उनको थोड़ा सा ऑटोनोमी दे देगा, थोड़ा सा उसको क्या करेगा, स्वायत्त दे देगा, थोड़ा सा उसको स्वतंत्रता, फ्रीडम दे देगा कि आप अपनी व्यवस्था को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलेशन में रखेगा जरूर, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। उनको मुद्रा छापने का, अपना मुद्रा करने का, व्यवस्था करने का अधिकार दे देगा। गिल्ड को अपना प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का अधिकार देगा। क्यों? क्योंकि व्यापार वाणिज्य में राजा ज्यादा हस्तक्षेप, इंटरवीन नहीं करना चाहता है। बदले में व्यापारियों को एक बड़ा अमाउंट राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, जिससे राजा का ट्रेजर हमेशा भरा रहेगा। ये ध्यान रखना है। अब आते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। तो शुरू में क्या होता है, एग्रेरियन क्वालिटी होती है, क्योंकि यहां पर मेन अभी भी हो रहा है एग्रो लैंड्स है। सबसे अधिक मात्रा में जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, लैंड रेवेन्यू किस रूप में मिलना है, तो इनको दो रूप में मिलेगा। एक तो ग्रेनरी के रूप में, अनाज के रूप में मिलेगा, फिर उसी के आधार पर कुछ मिंटेड, कुछ सिक्का भी जारी किया जाएगा। तो दोनों फॉर्मेशन है, लेकिन मुख्यतः उपज पर ही डिपेंड करना है। टोटल प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट क्या करता है, राजा इंपोज करता है लैंड रेवेन्यू। फिर आगे क्या करता है, यहां पर चूंकि खेती बहुत अच्छी हो रही है, और आप देखेंगे गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में है, इस वैली में डेवलपमेंट, यहां पर खेती बाड़ी हो रही है, तो एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल लैंड है, और लोहा का यूज हो रहा है ऑलरेडी हल के रूप में। तो देखिएगा हाई यील्डिंग बहुत अधिक बढ़ेगी, और जैसे ही यील्डिंग होगा, प्रोडक्शन हाई होगा, जैसे ही सरप्लस हमारे पास आएगा, उसका यूज क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे आप ट्रेड एंड एग्रीमेंट्स, बहुत सारे ट्रेड्स में करेंगे। यहां पर अलग अलग प्रकार के ट्रेडर्स आपको मिलेंगे। क्राफ्ट्स का भी यूज होगा, क्योंकि बहुत सारे जो जनसंख्या का अधिकतम भाग कृषि में लगा हुआ है। जो लोग कृषि से, एग्रीकल्चर से फ्री है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है। तो मल्टीपल टाइप के यहां पर इंडस्ट्री भी देखने को मिलेंगे। इनिशियली फेज में रहेंगे, उतना अधिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन इनसे भी राजा को टैक्स मिलता है, यह ध्यान रखना है। फिर एक चीज और देखिएगा,
ट्रेड रूट जो है ऑलरेडी बताया था, सिल्क रूट डेवलप हो चुका है। गोल्ड कॉइन दिनार के रूप में या क्या पड़ते हैं, चूंकि दिनार गोल्ड कॉइन जारी करते हैं, तो गोल्ड कॉइन जारी करते हैं, इसका मतलब जब तक प्रोस्पेरिटी नहीं है गोल्ड कॉइन कैसे जारी करेंगे। तो ये दिखाता है कि ये बहुत ही ज्यादा वेल्थ है, इनको बहुत अधिक मात्रा में टैक्स मिल रहा है। यही कारण है कि इन्होंने दिनार नामक स्वर्ण सिक्का जारी किया था। इनकी यहां पर इनकी समृद्धता को दिखाता है। फिर डिक्लाइन क्या होता है, तो देखिए यहां पर जितना जो पीजेंट्स है, जो किसान है, इन पर बहुत अधिक बर्डन हो जाता है बाद के काल में, क्योंकि जैसे जैसे राजा आयोग होंगे, राजा क्या करेगा, टैक्स ज्यादा बढ़ाना शुरू करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसका नहीं निकल पाएगा, तो उसका बोझ अंततः किसानों पर, जैसे सब टैक्स का बोझ अंततः कंज्यूमर को ही झेलना पड़ता है। जो भी यहां पर जीएसटी से बढ़ाया जाएगा अंततः किस पर जाना है, कंज्यूमर पर जाना है। यहां भी राजा जो इंपोज करेगा अंततः किसानों के पर उसका बोझ पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडर्स पर बोझ पड़ेगा। तो लास्ट में देखिएगा, लास्ट पेज में धीरे धीरे एक जटिल संरचना, कॉम्प्लेक्स एक आप देखेंगे सिस्टम हो जाएगा, जिसके कारण इकोनॉमिक डिक्लाइन होना शुरू होगा। जैसे ही इकोनॉमी डिक्लाइन होगी, अर्थव्यवस्था का स्वरूप जैसे ही डिक्लाइन होगा, राजा की शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। यह ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर सोशल कंडीशन क्या क्या है, तो एक फिगर आपको मैंने दिखाया हुआ है। कास्ट सिस्टम ज्यादा रिजिड होगा, क्योंकि मैंने बताया था लेटर वैदिक के बाद ही मैंने बताया था कि कास्ट जो वर्णा सिस्टम है, कास्टिज्म बदलता है। जो जैसा जिस प्रोफेशन को अपना रहा है, उसका पुत्र या उसका जो वंशज होगा, सब उसी प्रोफेशन को अपनाने के लिए बाध्य किया जाएगा। प्रोफेशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ रिजिड कास्ट सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आर्ट एंड कल्चर में हिंदुइज्म को ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को ज्यादा यहाँ प्रश्रय दिया जा रहा है। मनुस्मृति का यहाँ पर शुरुआत होगा। मनुस्मृति समाज में नैतिकता लाने के लिए, समाज में एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट करने के लिए कास्टिज्म सिस्टम को ज्यादा रिजिड कर देगा। फिर देखिएगा इसी वक्त बहुत सारे फॉरेन अटैक भी होंगे, हूण भी आ रहे हैं, राजपूत भी हैं देखेंगे, और देखेंगे तो कुषाण वाले भी हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, उनको सोसाइटी में क्या किया गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो चुका है। सोसाइटी में उनको क्या करना है, इसी सोसाइटी में इनको क्या करता है, एसिमिलेशंस करना है। इनको मिला के एक अलग प्रकार का कास्टिज्म सिस्टम होगा, जिसके सबसे सुपीरियर पॉइंट पर ब्राह्मणिकल होंगे, ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण यहाँ डोमिनेट करेंगे, और बाकी के जो लोग हैं, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म, वो भी पैरेलल चलते रहेगा। समाज में बहुत प्रकार की जाति आ जाएगी, उन जाति या सब जो कास्टिज्म है उसको मेंटेन करने का काम किया जाएगा। ब्राह्मण क्या करेंगे, अलग अलग वर्ग या कैटेगरी को क्रिएट करेंगे, और विभिन्न प्रकार के जो विदेशी जो इन्वेडर्स आए थे, उनके कास्ट को उसमें सब कास्ट में डालना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो गुप्ता एम्पायर के रीजन में रह रहे हैं। तो उनको किसी न किसी धार्मिक प्रतीक से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि उनको अब उनको हटा नहीं सकते हैं। तो उनको क्या करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे, एसिमिलेशन करके उनको मिला दिया जाएगा। अब देखिए महिलाओं की स्थिति क्या होगी, गिरेंगी। सती प्रथा का एक एग्जाम्पल मिलता है। भानुगुप्त बताता है कि एक उसके राज्य में एक बहुत ही अमीर पूंजीपति था, एक प्रकार का व्यापारी था। जब उसकी मृत्यु होती है तो पहला बार उसको सती होते हुए इन्होंने देखा था। भानुगुप्त खुद इसका एरन अभिलेख में उल्लेख करता है। तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया जाएगा, घरों के भीतर उनको रहने दिया जाएगा। सामाजिक व्यवस्था में बदलाव इसलिए भी होता है कि फॉरेन जब इन्वेड होता है तो हमारे जो सिस्टम, जो हमारा जो सिस्टम था, खासकर रिलीजियस जो पैटर्न था, उसमें थोड़ा सा यहां पर ब्रेक होना शुरू होगा। तो शादी विवाह का जो बंधन होता था, अटैक्स बार बार हो रहे थे, तो उसमें कुछ चेंज किया जाएगा। महिलाओं को सिक्योरिटी पर्पज से घर के अंदर डाल दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार के त्योहार उत्सव में उनकी उपस्थिति क्या हो जाएगी, घर के अंदर हो जाएगी। घूंघट प्रथा की शुरुआत हो जाएगी, बाल विवाह की शुरुआत हो जाएगी, पर्दा प्रथा की शुरुआत होगी, नियोगी प्रथा की शुरुआत होगी। ये सब शुरुआत इस काल में देखने को आपको मिलेगा। फिर देखिएगा वैष्णविज्म, शैविज्म, ये सब जो एरिया है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का उदय होता है, तो यहाँ पर वैष्णविज्म, शिविज्म और भी शाक्त पूजा, देवती जैसे गणेश, विष्णु, दुर्गा, सबकी पूजा हो जाएगी। मतलब गुप्ता एम्पायर में जो मंदिर बनेगा, जो अधिकतम मंदिर बनेगा भगवान विष्णु को समर्पित। इनका जो राष्ट्र धर्म होगा, जो ध्वजा होगा, उस पर गरुड़ का फिगर होगा, और ये वैष्णविज्म को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। इनका जो राज्य का जो विशेष धर्म होगा वो वैष्णविज्म होगा, और विष्णु भगवान से संबंधित बहुत सारे मूर्ति का निर्माण होगा। लेकिन पैरेलल भगवान लॉर्ड शिव से संबंधित मूर्ति बनेगा, गणेश की भी मूर्ति बनाई जाएगी, इनके मंदिरों को भी जगह दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब मल्टीपल रिलीजियस जो पैटर्न है उसको क्या करेंगे, अपने राज्य में उसको कैरी ऑन करके रखेंगे। एक फिगर आपको देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर एक मंदिर का एग्जाम्पल दिया गया है। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। क्लासिकल स्टाइल क्या है, तो देखिएगा बहुत प्रकार के, जैसे मथुरा, सारनाथ, यहाँ पर बहुत प्रकार के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। झांसी के देवघर में दशावतार मंदिर, भगवान विष्णु के 10 अवतार को यहाँ पर दिखाया जाएगा, गुप्त काल के द्वारा बनाएगा। भीतरगांव में जो टेंपल बनाएगा वो किससे बनेगा, ईंट से बना होगा। एक
आरंभिक संरचना इनिशियल फेज का वो मंदिर है। ये दिखाता है कि गुप्ता ने इनिशियल फेज में ही मंदिर को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। बुद्ध का इमेज बनेगा, सारनाथ में भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत सारे निर्माण होंगे, स्तूप और चैत्य का निर्माण किया जाएगा। विष्णु से संबंधित बहुत सारा ड्रामा यहाँ पर लिखा जाएगा और साउथ ईस्ट एशिया में भी इस धर्म को, वैष्णविज्म को प्रमोट करने का काम गुप्त एम्पायर करेगा। दशावतार टेम्पल जो देवगढ़ में है, यहां पर देखिएगा नागर स्टाइल का प्रयोग करेंगे विष्णु। अब नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वैसर शैली, ये सब कला का मंदिर निर्माण का रूप है जिसको आर्ट एंड कल्चर में हमको विशेष करके पढ़ना है। यहाँ नागर स्टाइल का मंदिर का निर्माण होगा। और देखिएगा महात्मा बुद्ध, महात्मा जैन धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, तीनों पैटर्न को बुद्धा, जैन और महावीर स्वामी के साथ साथ जो जितने जो हिंदू के लॉर्ड्स है, मल्टीपल जो लॉर्ड्स है, सभी को यहां पर राज्य में किसी न किसी आर्ट एंड कल्चर के रूप में राजा क्या करेगा, शामिल करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत रहेगी। लिटरेचर में देखिएगा तो हमने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहेंगे, उसके दरबार में बहुत विद्वान रहेंगे, जिसमें कालिदास का भी नाम आता है। 9 विद्वानों में प्रमुख जो थे, प्रोमिनेंट कालिदास था। उन्होंने क्या किया, अभिज्ञान संपुतलम, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य, इनके हरिशन जो पिलर्स के लिखेगा, इसके समुद्रगुप्त के दरबार में रहेगा। बहुत सारे महाभारत लिखे जाएगा, रामायण लिखा जाएगा, ड्रामा लिखा जाएगा, फिलोसफी पर ग्रंथ, नेचर पर कुछ ग्रंथ लिखे जाएंगे, लीलावती ग्रंथ लिखा जाएगा, मैथ पर ग्रंथ लिखा जाएगा, भास्कराचार्य। मतलब देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर में साइंस एंड टेक और दूसरा लिटरेचर और आर्ट, सभी को कंपाइल करने का काम गुप्ता काल में किया जाएगा। इवन रामायण महाभारत को अंतिम जो रूप प्रदान किया जाएगा, गुप्ता काल में ही प्रदान किया जाएगा। साइंस एंड में देखिए आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखेंगे, पाई का रचना देंगे, अर्थ रोटेट करता अपने एक्सिस पर, ये बताएंगे। फिर यहां पर देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री की भी चर्चा करेंगे। वाराहमिहिर जो है वो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में काम करेंगे। मेडिसिन के क्षेत्र में सुश्रुत की चर्चा सुनेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त निर्माण करेगा। मतलब बौद्धिस्ट कल्चर, हिंदुइज्म कल्चर, जैनिज्म कल्चर, सभी को कंपाइल करके यहां पर, इसीलिए इसको कहा जाएगा गोल्डन फेज, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में विशेष यहां पर काम किया जाएगा गुप्त रूलर्स के द्वारा। यहां पर आपको बता देते हैं। अब आगे देखिए डिक्लाइन क्यों होता है। तो डिक्लाइन के एक नहीं बहुत कारण है। पहले तो वीक सक्सेसर्स है, जितने जो उत्तराधिकारी होंगे उतना अधिक योग्य नहीं होंगे, उनके पास वैसा विजन नहीं होगा जो पहले के किंग के पास था, उनके पास वैसा सरप्लस अमाउंट नहीं होगा या सरप्लस आपको रिसोर्सेज नहीं होगा। यही कारण होगा रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाएंगे। अब बहुत बड़ा क्षेत्र उन्होंने जीत लिया है लेकिन उसको संभालने की शक्ति इनके पास नहीं है। इसके कारण क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम टूटेगा, अलग अलग फ्यूडल अपने आप को फ्री स्टेट के रूप में कंपाइल कर लेगा, शासन करना शुरू कर देगा। उसी वजह हून अटैक होगा, हून इन्वेजन गांधार और पंजाब के क्षेत्र में होगा। तो जैसे हून अटैक करेंगे, एरिया पर अटैक करेंगे, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट का जो बॉर्डर इलाका है गुप्ता का, उस पर इन्वेड होना शुरू होगा। तो वहां पर कल्चर टूटेगा, वहां का साम्राज्य टूटेगा और वो क्षेत्र क्या होगा, अपने आप निकल जाएगा किससे, गुप्ता एम्पायर से। फिर देखिएगा फ्यूडल सिस्टम जो जहां जहां तो लैंड ग्रांट्स दिया गया था, वह जहां जहां जमीन आपने दिया था, जब तक उनके पास खर्चा निकल रहा है तब तक वो काम कर रहे हैं। जब देखेगा कि जो केंद्र का राजा हो कमजोर हो चुका है तो स्वतंत्र रूप से ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करना शुरू करेंगे, खुद अपना शासन करना शुरू करेंगे। तो अलग अलग सामंती सिस्टम में फ्यूडल सिस्टम का एक लंबा क्रम देखने को पड़ेगा। नॉर्थ और साउथ इंडिया में राजा की पहुंच वहां तक नहीं होगी, वो स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू करेंगे। इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, उस क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य का पैटर्न टूटेगा। फलतः देखेंगे कि राज्य का जो ट्रेजरी है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। एक सैनिक को, मिलिट्री को बैलेंस करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में इनॉर्मस अमाउंट चाहिए होगा, जो यहां पर आना बंद हो जाएगा। तो राजा का जब खजाना खाली है तो राजा इन सभी को क्या करेगा, संभाल नहीं पाएगा। फलतः देखिएगा उसका पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो सिनारियो हो बदल जाएगा। बहुत सारे फ्यूडल क्या होंगे, स्वतंत्र होकर अपना काम करना शुरू कर देंगे, अपने स्वतंत्र क्षेत्र में शासन करना शुरू कर देंगे। इसी समय एम्पायर जो है धीरे टूटना शुरू होगा। मिड 6th सेंचुरी से जाकर देखिएगा रीजनल पावर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और इसी को हम पढ़ेंगे। बहुत सारे राजपूत आ जाएंगे, पाल आ जाएगा, प्रतिहार आ जाएगा, अलग अलग राष्ट्रकूट आएगा। साउथ में देखिएगा पल्लव, चोल, पांडव, इस सब की चर्चा हम करेंगे। ये सभी के सभी मतलब नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक विभिन्न प्रकार के फ्यूडरी सिस्टम का यहां पर एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। पहले से वेट कर रहे थे लेकिन जब तक पावरफुल किंग रहेगा तब तक ये नहीं कर पाएंगे। जैसे ही देखेंगे वीक सक्सेडर आया उसके बाद इनको मौका मिलेगा, उसका फायदा उठा के स्वतंत्र फ्री स्टेट्स की यहां पर स्थापना ये करना शुरू करेंगे। लीगेसी क्या है, तो इसको क्लासिकल फेज, इंडियन क्लासिकल कल्चर के लिए बहुत फेमस है। बहुत सारे आर्ट्स को यहां देखने को पड़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा। इसको गोल्डन एज इसलिए भी कहा जाता है कि सोसाइटी भी काफी इनरिच रहती है और यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के लिए विशेष योगदान देगा। नागर शैली, द्रविड़ सबकी चर्चा करेंगे। नागर स्टाइल में मंदिरों का निर्माण होगा। इतना ही नहीं,
बौद्ध धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण कराएंगे, बहुत सारे पैटर्न का निर्माण कराएंगे, साइंस से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम होगा, लिटरेचर इतना मात्रा में लिखा जाएगा जो अभी तक उससे पहले कभी नहीं लिखा गया था। तो ये सब जो काम होगा इनकी लेगेसी रहेगी, इसीलिए इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाएंगे। संस्कृत लैंग्वेज का विकास होगा और यहां पर ध्यान रखिएगा ये सब जो प्रोस्पेरिटी का काल है गुप्ता एम्पायर को एक समाज में या उस समय उस पैटर्न में जब हम ईस्वी सन की चर्चा कर रहे हैं उस काल में गुप्ता एम्पायर ने एक वैसी शासन पद्धति को जन्म दिया जो इससे पहले नहीं देखने को मिला। अशोका की चर्चा करेंगे, अशोका ने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बहुत अच्छा काम किया, सेंट्रलाइज पावर का यूज किया, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में विशेष वो फोकस नहीं कर पाया क्योंकि इसने एक बौद्ध धर्म को ज्यादा सेंटिमेंट से लेकर जा रहा था, राजकीय धर्म के रूप में, रॉयल रिलीजन के रूप में बौद्ध को मान रहा था, तो बौद्ध का प्रचार करेगा। यहां पर हिंदू धर्म को भी प्रमोट किया जाएगा, पैरेलल बौद्ध जैन को भी प्रमोट करेंगे, लेकिन सबसे अधिक वैष्णविज्म को प्रमोट करेंगे। यही कारण है कि ब्राह्मण धर्म का उत्थान यहां पर देखने को मिलता है। बहुत सारे जो स्मृति ग्रंथ है, बहुत सारे जो पुराण है इसी काल में लिखने को देखने को मिलेगा क्योंकि लास्ट में कंपाइल इसी काल में होता है। मनुस्मृति की भी चर्चा हम करेंगे या वलक की स्मृति की चर्चा करेंगे, तो जितना जो स्मृति साहित्य है यहां पर कंपाइल होना शुरू होगा। यही कारण है कि आर्ट एंड कल्चर में या डेवलपमेंट के काल में गुप्ता को हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। ये विशेष हो गया, तो ये हमारा ये एक बोनस पॉइंट है गुप्ता काल के लिए। अब अगला जो सेक्शन है वो गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, लेटर गुप्ता या पोस्ट गुप्ता की हम चर्चा करेंगे। आपको ध्यान रखना है एग्जाम ओरिएंटेशन में जो पूछा जाता है, एग्जाम का जो नीड होता है वो हमने आपको करा दिया। तो शासन प्रशासन बाकी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो एमसीक्यू के रूप में कभी न कभी हम जरूर करेंगे। फिलहाल ये रखना है कॉन्सेप्ट से बिल्कुल समझौता नहीं करना। अगर आपको एक चैप्टर समझ में आ गया तो कभी भी किसी भी एग्जाम में आप अपियर होंगे तो कॉन्सेप्चुअल नेचर का, फैक्चुअल नेचर का जो काम का प्रश्न आप बना लीजिएगा। दूसरा, इसको समझने के बाद कोई भी सोर्स से आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाना है। मिलते हैं अगले कक्षा में लेटर या पोस्ट गुप्ताज टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे एक ही अपील रहेगी, द प्रेप हैक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि जो भी वीडियोज यहां से जाएगी आपको ससमय देखने को मिलेगा। पंक्चुअलिटी के साथ आप उसको देखेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। और भी बच्चे होंगे जिन तक हमारी पहुंच नहीं है, इस लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और क्लास का अधिकतम लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।